हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखो, जैसा कि आपको पता है कि हम 11 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड अपलोड कर चुके हैं। अब हम इसमें शिफ्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% के लॉस पे बेचा। ठीक है, अब बोले यदि इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। देखो, ये कह रहा है कि अगर मान लो कि पहले तो हम इसका सीपी मान लेते हैं कि क्या है, इसका सीपी क्या है, 100 है ना। ये बोल रहा है कि 18% की हानि पर बेचा। 18% की हानि पर बेचने का मतलब है कि इसने 82 में बेचा। अब बोल रहे हैं कि यदि वैसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। ठीक है, यानी 12% का लाभ होता, यानी 112 का होता। ठीक है, ये कितना एक्स्ट्रा बेचे में, देखो पहले 82 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, ये पूरा पूरा 30 हो गया ना। 82, 18 और 12, 30 हो गए। 30 यूनिट एक्स्ट्रा में बेच रहा है और बोल रहा है कि ये जो 30 यूनिट है इसकी वैल्यू 960 रुपये में दी हुई है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, जीरो से जीरो, और तीन तीन और तीन दून से 32 आ जाएगी। ठीक है, बोला कि 3840 में बेचे तो लाभ कितना होगा। देखो, एक यूनिट की वैल्यू 32 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3200 आ जाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि 3200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, जो भी सब ऑब्जेक्ट है उसका, और उसको 3800 में बेच रहा है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 640 रुपये का होगा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 3200 के रेस्पेक्ट में, तो 100 से डबल जीरो चले जाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, और 32 दूनी कितने होते हैं, 64। तो हमारा कितना आ गया, 20% आ गया हमारा प्रॉफिट। बोल रहे कि एक कार्य है, वो ए 48 दिनों में निपटा देता है और बी उसे 60 दिनों में निपटा देता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कहानी दी गई है कि ए कोई काम को 48 डेज में खत्म कर देता है और बी है उसी सेम काम को 60 दिनों में निपटा देता है। ठीक है, तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60 का आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं 60 एलसीएम ले लूँ तो 48 के लिए क्या चाहिए मेरे को, 12 पंजे 60, 4 और चाहिए, यानी 60 × 4 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 240 आ जाएगा ये। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 4 से जाएगा 12, 5 तो ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। देखो, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन तक, 12 डेज तक। ठीक है, एक दिन इनमें दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 काम, तो 12 दिन में कितने करेंगे, 12 × 9, 12 नंबर 108, 108 काम तो उन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए छोड़कर चले जाता है तो शेष का, बी है वो शेष कार्य का 25% कितने समय में, यानी दिनों और घंटों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखो टोटल अभी वर्क रिमेनिंग कितना बचा है, जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना बचा है, 240 टोटल था हमारा, जिसमें से 108 हो चुका है, तो बचा कितना, 92 यहाँ से और 40 यहाँ से, 9 और 4 13, यानी 132 काम बचा है। ठीक है, लेकिन हमें 132 नहीं करना है, इसका कितना करना है, 25%, 25% यानी 1/4। तो कितना करना है, 4 तिया 12, बचे 1 4 तिया 12, 33 करना है, और करना किसका है, ये बी को करना है, बी की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 8 32, 8 डेज आ जाएगा पूरा, 32, और 1/4 आएगा ना, 1/4 डे आ गया। अब देखो एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 4 6 की 24, तो 8 आवर और सॉरी 8 डेज और 6 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गिवन है। क्लियर है। ओके, देखो सेक ए की वैल्यू 17/8 दे रखा है। देखो सेक क्या होता है हमारा, जो सेक ए हमारा दिया है 17/8 है। सेक होता है, देखो कॉस आधार बटा करण होता है, तो ये करण बटे आधार है, यानी कि हाइपोटेनस और क्या है, बेस है। 8 15 17 का ट्रिपलेट है, तो परपेंडिकुलर ये हमारा जो लंब एल है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। ठीक है, बोल रहा है कि ए लेस देन 90 है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, जो भी वैल्यू पूछ रहा है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो ये है 34 है, आई थिंक 34, और हमसे पूछ रहा है साइन ए। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ऐसे तो जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं बना लेता हूँ, कोई नहीं। देखो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा, 17 हो गया, और हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, और बेस कितना है, 8 है। तो हमारा साइन ए चाहिए, यानी लंब बटे करण, तो ये कितना आ जाएगा, 15/17 प्लस 15 इंटू कॉट। देखो 10 लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि 8/15 डिवाइड करना है इसको 68 टाइम कॉस से, कॉस होता है आधार बटे करण, यानी 8/17 माइनस 16, 10 है, 10 होता है लंब बटे आधार, यानी 15/8। इतनी ही कहानी है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखो 17 से ये 2 टाइम चले जाएगा, और 15 दूनी 30, प्लस ये 15 से 15 चले जाएगा 8, डिवाइड यहाँ से 17 से ये 4 टाइम चले जाएगा, और 4 8 आ जाएगा 32, माइनस
8 से ये 2 टाइम चले जाएगा और ये आ जाएगा 30। देखो 30 और 8 38 होते हैं, और 32 माइनस से 30 जाते हैं तो 2, और तो ये आ जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये बोल रहा है कि 52 71 43 समथिंग समथिंग का एवरेज इतना है। देखो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर का एवरेज इतना है, तो सम कितना आ जाएगा? 56 और सिलाई 3, 56 और 3 33, 330 आ गया। देखो इनको जोड़ते हैं हम, ये कितना हो जाएगा? 2 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 तो ये आ गया, और 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, यानी कितना गया? 188। और इसके बाद ए और बी और है, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी का सम तो हम निकाल सकते हैं ना, कितना आ जाएगा? देखो 188 है, 12 तो यहाँ से बच गया 200 होने के लिए, और 130 और 142 आ जाएगा ये। ओके, आगे बोल रखा है कि इनका एवरेज भी हमें दे रखा है इतना। देखो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो सम हो जाएगा 7 3 21, 2 7 5 35 और 2 37। ठीक है, इनको ऐड करते हैं हम, तो देखो ये हो जाएगा 40 और 40। हम पहले जो 10th के मल्टीपल में ऐड कर रहे हैं। देखो 40 और 40 80, 80 और 40 120, और 12 5 17, 17 और 4 21, 210 हो गए ना। 210 के बाद देखो 2 और 5 7, ये 217, 217 और 9 कितने हो जाएंगे? 226, और एक 227, 227 और 2 229, यानी सी प्लस डी प्लस 229 है। इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी, तो यहाँ से सी प्लस डी निकल जाएगा कि नहीं? कितना निकलेगा? देखो 229 है ना ये, 70 71 तो यहाँ से बच गया, और 71 यहाँ से बच गया, तो ये बच गया 1 और 1 2, 142 आ गया सी प्लस डी। अब पूछ रहा है कि ए बी सी और डी का एवरेज बता दो, तो ठीक है, तो इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। देखो अभी हमने देखा था कि ये 71 का 2 टाइम था, तो 142 ही है, 142 ही है, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 142 हो जाएगा। ये देखो हमें एवरेज निकालना है, तो 4 से भाग लग जाएगा यहाँ पे, 4 से। देखो वही 71 ही आ जाएगा, ये 2 से चले जाएगा, 2 से तो 14, 2 1 2, तो 71 हमारा आंसर आ गया। बोल रहे हैं कि 8 और 20 का तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर यानी 20 गुणा 20 बटे ए। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और 2 से जाएगा 10 टाइम, तो ये आ गया 50 हमारा, तो पी आ गया 50। ठीक है, आगे हमें कह रहा है कि 3 5 चॉइस का फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? क्यू है, जो होता है बी सी बाई ए होता है। ठीक है, तो बी है 5, सी है 24, और ए कितना है? 3, 3 8 24, 8 5 40, तो जो क्यू की वैल्यू 40 आ गई। तो हमें निकालना क्या है? 2 टाइम ऑफ पी, तो 100 प्लस क्यू, क्यू है 40, तो ये 140 बन जाएगा। ओके, बोल रहा है कि एक छिन्नक के रूप में 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। देखो फ्रस्टम, छिन्नक होता है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है? देखो फ्रस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारा एक कौन है, ठीक है, ये हमारा एक कौन हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? फिर फ्रस्टम बन जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बाल्टी होती है वो हमारी फ्रस्टम ही होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की शेप होती है ये, जिसमें 2 रेडियस आएंगे इसमें, ठीक है। बाल्टी को ऐसे उल्टा करके रख दो तो हमारा वो फ्रस्टम बन जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है छिन्नक। ये बोल रहा है कि इसकी 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है, जिसकी हाइट दी हुई है। ये वाली जो लेंथ है ये 35 दी हुई है, ठीक है, और इसके निचले सिरे और ऊपरी सिरों की जो त्रिज्याएं हैं वो 12 और 18 है, यानी एक त्रिज्या 12 है, ये छोटी वाली 12 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ओके, बोलो इस बाल्टी से पानी के एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिससे कि आधार की त्रिज्या 20 है, तो ड्रम में पानी कितनी ऊंचाई बढ़ेगी? देखो इसको हम एक सिलेंड्रिकल ड्रम में डाल रहे हैं, तो जो त्रिज्या कितनी बढ़ेगी? जितना ये इसके डालने पर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम का जो लेवल इंक्रीज होगा, ये जो हाइट इंक्रीज हो गई, ये ऐसे कह सकते हैं कि जितना इसको डालने पर जो हाइट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? जो बढ़ी हुई हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करना, हमें वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। देखो अब ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होता है। देखो याद रखना, फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ऊपर वाले को, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये होता है हमारा फ्रस्टम का वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमें बस यही करना है कि इनके वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं हम, 1/3, और ये है पाई, एच हमारा 35 है,
आर स्क्वायर की बात करते हैं तो 18 का स्क्वायर 324, स्मॉल आर की बात करते हैं तो 12 का 144, और आर आर करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 दूनी 36, बचे 3, 8 एकम 8, और 18 एकम 18 और 3 21, 216 आ गया ये बराबर होगा, सिलेंड्रिकल था ना तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा 20, तो 400 आ जाएगा। एच मान ले बड़ी हुई आइटम मान लेते हैं कि एच है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। देखो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा बहुत प्यार से, और 5 से मैं काटना चाहूँ तो 5 7 35 और 5 8 40, 80 टाइम कट जाएगा, और कुछ मुझे कटता नहीं दिख रहा है। तो देखो यहाँ इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 को तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 240H, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं तो देखो 6 और 4 10, 10 और 4 14, एक एक और एक 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, फिर आएगा 2, 2 और एक 3, 3 और 3 6, 684। इसका 7 टाइम भी है, ठीक है। ये हाइट होगा। देखो इसको हम काटना चाहें तो 6 से कट जाएगा क्या ये, 8 और 6 14, 4 18, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 40, और 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, देखो 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 तो ये हो जाएगा, और 14 7 98 और हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 798 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 798 आ गया। अब 798 को हमें कुछ नहीं करना, 40 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। तो देखो ये आ गया हमारा 798, इसको हमें डिवाइड करना है 40 से, तो देखो 40 से मतलब ये 79.8 हो जाएगा। और देखो ये लगभग 80 के अप्रोक्स है, तो 80 के अप्रोक्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 20 से थोड़ा सा कम आएगा, 20 से माइनर सा कम आएगा, और 20 से माइनर सा कम है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, ऑप्शन की भी आप सहायता ले सकते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पतंग की डोरी है, बोला है कि कोई पतंग है एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई हमें निकालनी है जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है। देखो ये ऐसे है, ये हमें कितना दे रखा है 90 दे रखा है, तो डोरी और जब बोल रहा है कि जब पतंग की हाइट 90 डिग्री है तो वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से हमारी ये पतंग है, ये हमारी ऐसे यहाँ पे पतंग है, ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमें निकालने क्या है, ओके डोरी की लंबाई निकालनी है, ये वाला लेंथ निकालना है। देखो 30 के केस में क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये कितना होता है 2 होता है। 1 की वैल्यू 90 है और हमसे 2 की वैल्यू पूछी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, यही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोले ट्राइंगल ACD है, ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये सी है, ये डी है। ट्राइंगल ACD इस प्रकार है कि AC और AD पर 2 पॉइंट हैं, देखो AC पर एक पॉइंट है और AD पर एक पॉइंट है, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको विजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एक पॉइंट B है और यहाँ पे एक पॉइंट D है। इस प्रकार है कि जो BE है वो CD के पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन है पैरेलल है इसके, तो आपको पता है थेल्स थ्योरम लग जाएगी इसमें। CD की वैल्यू 9 है और हमें क्या दिया है BE की वैल्यू 6 है, ओके। AB 5 है और देन ED की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है AE और BC निकालना है, यानी एक तो ये वाली लेंथ निकालनी है और एक BC यानी ये वाली। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होगा, जब BC लाइन पैरेलल है तो इसमें क्या होता है A का B से रेशियो और B का C से रेशियो बराबर होता है A का E से रेशियो, E का D से रेशियो, ठीक है। अगर हमें BE और CD को भी शामिल करना है तो फिर क्या करते हैं A का B से रेशियो लेते हैं, A का B से, और फिर A का कंप्लीट C से लेते हैं, ये बराबर होता है, ऐसे ही इधर लेते हैं A का E से और फिर A का कंप्लीट D से, ठीक है। अब ये वाली साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, B का E से रेशियो और जो C का D से रेशियो है, ठीक है। तो बस सब कुछ नियम में जो क्या दिया है वो निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों का यूज कर लेते हैं हम, पहले इन दोनों का यूज कर लेते हैं। तो A से B हमारा कितना है 5 है, और A से C हमें नहीं पता है, ठीक है, बराबर। B से हमारा हमें E तो पता है ना, B से E की लेंथ हमारी कितनी है 6 है, और C से D है ये 9 है, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 15/2, 7.5, 3 पंजे 15, ठीक है, ओके ठीक है। AC हमारा इतना आ गया 7.5। देखो AC 7.5 है, लेकिन हमसे इसने जो लेंथ पूछी है वो AE की पूछी है, AE कौन सा है ये वाला, और दूसरी लेंथ पूछी थी BC। देखो ये पूरी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 5 है, यानी दूसरी लेंथ कितनी होगी, जो हमारी लेंथ ऑफ BC है वो 2.5 होगी। देखो अब आप अगर ढंग से ध्यान दो तो यहाँ पे हमें पूछा था क्रम से, यानी पहले जो लेंथ दी है वो AE की लेंथ होगी, दूसरी लेंथ BC की होगी,
तो BC की दूसरे में 2.5 से BC में है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे भी 2.5 दिख रहा है तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इसने लिखा है क्रम से AE और BC। वैसे निकाल लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी निकाल लेते हैं। देखो A का E से रेशियो कितना हो जाएगा नहीं पता है, लेकिन और ये A का D से रेशियो, ठीक है, A का हम निकालेंगे D से रेशियो, ये वाला ये वही 2/3 हो जाएगा इसका। देखो इसमें हमें AE तो नहीं पता है कि कितना है, लेकिन हमें क्या पता है, ED पता है। तो AD को क्या लिख सकते हैं हम, AE प्लस AD लिख सकते हैं ना। ये ED आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 टाइम ऑफ AE बराबर 2 टाइम ऑफ AE प्लस ED, और ED की लेंथ है 2, तो 2 और 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो AE है वो हमारा 4 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था। ओके, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, x की वैल्यू 4 प्लस रूट 15 है, तो 1/x कैसे निकालते हैं, 1/x हो जाएगा। देखो आपको रेशनलाइजेशन डायरेक्ट पता होना चाहिए, जैसे कि ये x की वैल्यू 4 प्लस रूट 15 है, तो यहाँ से 1/x कितना आएगा, 4 माइनस रूट 15 आएगा। पता क्यों आएगा, देखो वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1/x कैसे निकालेंगे हम। 1/x निकालेंगे तो x का उल्टा कर देंगे, 4 प्लस अंडर रूट 15, फिर रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 4 माइनस अंडर रूट 15 बटे 4 माइनस अंडर रूट 15, A² माइनस B² का लग जाएगा, नीचे बना जाएगा, ऊपर 4 माइनस रूट 15। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जब भी इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है, यानी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है और बड़ी वाली वैल्यू पहले आ जाती है, ठीक है। तो 1/x ये हो गया, तो यहाँ से फिर x प्लस 1/x आसानी से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 15 कट जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x² प्लस 1/x², जो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये बोल रहा है कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया है कि जो कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, ओके, और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। तो बोले कच्चे माल की जो खपत है, कंजम्पशन है, उसमें कितने % की कमी की जाए ताकि जो लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। देखो बेसिकली है क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि जो कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। मान लो इनिशियली 100 थी, तो ये कितना हो गया, 125 की वृद्धि हो गई, 25 की वृद्धि हो गई, मतलब 125 हो गया, ठीक है। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे पहले 100 था हमारा ये, लेकिन अब कितना हो गया, 125 हो गया है। नो, अभी आगे बोला है, देखो जो श्रम लागत है कच्चे माल का 30%, यानी पहले 100 था, जो कच्चे माल का 30% था पहले, अब बढ़कर कितना हो गया, 38 हो गया है। इसका मतलब है कि पहले जब 100 था तो कितना था हमारा, 30 हुआ करता था, लेकिन अब कितना हो गया, 38 हो गया है। तो 125 का 38% आएगा। तो 125 का 38 कितना हो जाएगा, 38/100 निकाल लेते हैं, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, देखो ये 2 से कट जाएगा और 19, तो ये कितना हो जाएगा, 19 का मतलब है 8.5, 8.5 का 5 गुना, तो ये हो जाएगा 8×45 और 2.5 था ना, एक सेकेंड में, देखो ये आएगा 5 इंटू 8.5 ही तो आएगा ना, 8 दूनी 2 इंटू 16, सॉरी 9.5 आएगा, ये 9.5 आएगा, तो ये होगा 45 और 2.5, 47.5 हो गया ये, ठीक है, यानी ये 47.5 हो गया। अब बोले कच्चे माल की खपत में कितने % की, कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर आ जाए। देखो यानी कि अब जो हमारा हो रहा है इस टाइम, पहले 100 था, 30 की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो पहले हमारा 130 हुआ करता था, लेकिन अब कितना हो गया, 125 और 47, ये कितना हो जाएगा, देखो 0.5, तो ये हो गया, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस और जो ये वेजेज है इसका, उसी के तो सम के इक्वल होगा ना हमारा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 125 और 47 जोड़ना है ना हमें, ये 125 था, 0.5 तो ये आ ही जाएगा, और 7 और 5 12, 1 कैरी आएगी, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 172.5। देखो इसको कम करना है, यानी 172.5 से इतना लाना है, तो कितना कम करना होगा इसको, तो ये होगा 130, 42.5 कम करना है। कम किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए लास्ट वाली वैल्यू के रेस्पेक्ट में, यानी 172.5 मल्टीप्लाई 100, देखो पॉइंट से तो पॉइंट चले जाएगा, इसको हम 25 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, बचेंगे कितने यहाँ से 17, और 25 से 25 हम 175, और 25 से 150, बचे कितने 22, 225, 25 नंबर 225। देखो अब ध्यान से देखना, ये है 17/6 9 इंटू 100। देखो अगर ये 68 होता, अगर मैं इसको 68 मान लूँ, तो ये 4 टाइम चले जाता, तो आंसर 25% आ जाता, लेकिन एक्चुअली ये 68 नहीं है, 68 से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है।
तो जो 68 से थोड़े ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है 25 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, तो 25 से थोड़ा सा कम ऑप्शन यही है। ठीक है, यही बेस्ट तरीका, क्योंकि देखो जो सारे ऑप्शन है आसपास भी नहीं है, 20-30 आसपास है ही नहीं, और 25 से ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो हमने यहाँ कम माना है, हमने 69 की जगह 68 माना है, तब जाके हमारा 25 आ रहा है। अगर 68 से भी ज़्यादा से नीचे से डिवाइड होगा, मतलब कि ज़्यादा बड़े नंबर से हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर हमारा और कितना आएगा? छोटा आएगा 25 से, ना कि बड़ा आएगा। आई होप आपको क्लियर हो। ओके, देखो एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक नंबर है, इस प्रकार है x89, एक सेकेंड, x8942y4। ठीक है, ये नंबर हमें डिविजिबल दे रखा है 56 से। 56 मतलब 7 और 8 से डिविजिबल होगा। तो बोल रहा है y के सबसे बड़े मान के लिए, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू। देखो 2y4 है, ठीक है, इसको हमें 8 से डिविजिबल करना है। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है? y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें जो फंक्शन है या जो भी हमारा एक्सप्रेशन है x² + y, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? 9 ट्राई करते हैं। अगर 9 हुआ यहाँ, तो 8 या 24, 5 54, यानी 9 पे तो हमारी बात नहीं बनेगी। 8 अगर लें हम, तो 8 या 24, 4 44, 8 पे नहीं बात बनेगी। अगर 7 लेते हैं तो 8 या 24, 24 बचेंगे कितने यहाँ से? 3, 8 या 24, 3, देखो 7 पे भी नहीं आएगा। अगर 6 लेते हैं तो कितना आएगा? 8 या 24, 2 24। ओके, y बराबर 6 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारी जो वैल्यू, यानी देखो ये तो हमारा 6 हो चुका है, यानी जो y है हमारा यहाँ पे, अब ये वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 6 आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि जो एक्सप्रेशन है वो हमारा 7 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे? देखो एक तो तरीका ये है कि हमें निकालना क्या है? x² + y निकालना है, ये निकालना है ना। देखो इसमें हमें y पता चल चुका है, यानी y कितना है हमारा? 6 है। जब y हमारा 6 है, ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आंसर है कुछ इस तरीके से आएगा, x² + 6 टर्म में। यानी अगर जो भी ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से मैं 6 माइनस कर दूं, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि x² + 6 टर्म में होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर ऑप्शन में पहले की बात करूँ, इसमें से अगर मैं -6 करता हूँ तो 48 आता है, तो ये ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं है। इस वाले की बात करते हैं, अगर इसमें से मैं 6 माइनस कर देता हूँ तो 64 आता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, इसको भी हम होल्ड पे रख लेते हैं। इसकी बात करता हूँ, अगर 33 में से 6 जाएगा तो 27, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो परफेक्ट क्यूब है, तो ये आंसर नहीं होगा। 55 की बात करता हूँ, अगर 55 में से मैं क्या माइनस कर दूँ? 7 माइनस कर दूँ तो 49 आएगा, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास ऐसे 2 पॉसिबिलिटी हैं जो हमारे आंसर हमें दे सकती हैं। ठीक है, तो एक को चेक कर लेते हैं, है कि नहीं? एक को चेक करेंगे, अगर वो डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं देखो जैसे अगर हम पहले वाले को मान लेते हैं, इसको इसको हमारा 2 आ जाता ना आंसर, ये 70 है, यानी इस केस में क्या हुआ? ये 64 रहेगा, x 64 रहेगा, यानी इस केस में x कितना रहेगा? 8 रहेगा। और जब इसको हम 8 ले लेते हैं तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 से होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखो 7 एकम 7, बचेगा कितना? 1, 18, 7 दूनी 14, 4 49, 7 7 6 42, नहीं होगा, 7 से नहीं हो रहा है, 8 के केस में नहीं हो रहा है। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, उसको चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? 3 1/2 है ये, तो इसको हम लिख देते हैं 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस ये है, देखो 5 तिया 15 और 1 16/3, जो डिवाइड हो रहा है किससे? 3 एकम 3 और 1 4/3 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 4/3 है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू 5 के 20, 20 और 1 21/4, माइनस 5 दूनी 10 और 1 कितना आ जाएगा? ये 11/2। ठीक है, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन बाद में डिवाइड हो रहा है। नीचे हम इसको और देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 आ जाएगा 3/2 इनटू ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 2 5/3, माइनस 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना आ जाएगा? 13/2। ठीक है, पहले तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में 7 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या हमारा कट पिट रहा है? देखो ये 2 4 मिल के 16 कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से बचा है 7/2 माइनस 11/2, -4/2, -4/2 मतलब -2। और यहाँ पे कितना है? देखो ये सब कुछ कट पिट गया है, प्लस का 21 बचा है, यानी यहाँ से 19 बचा है डिवाइड। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 से 3 चले गया, तो ये आया है 5/2 माइनस 13/2, तो 5 माइनस 13 मतलब -8/2, -8/2 का मतलब है -4।
तो ये आ गया 19/4। इसको डिवाइड करना है 7 से और 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी ये वाली जो वैल्यू थी जो हमने छोड़ दी थी, तो 7 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आ जाएगा 19 दूनी 38, माइनस का तो आंसर आएगा, देखो 2 से वैसे कैंसिल भी हो रहा है 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का तो हमारा 19 है और यहाँ पे कितना है 14 है, तो 14 एकम 14 और बचेंगे 5/14, -1 5/14। ओके, देखो ये डीआई के क्वेश्चन को मैं आपको बाद में कराऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि एक साथ में सारे क्वेश्चन आपको डीआई के बाद में करवाऊंगा। ठीक है, वैसे आप देखना चाहो तो देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या खुद से सॉल्व कर लेना अभी के लिए। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बोल रहा है कि नमक की जो प्राइस में 15% की कमी होगी, तो जो एक पर्सन है 272 रुपये में 2 किलोग्राम नमक एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो नमक की घटी हुई प्राइस है वो क्या होगी पर केजी। देखो, प्राइस की बात करें हम तो कितना हुआ है, 15% कम हुआ है। 15% कितना होता है हमारा, 3/20 होता है। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारा प्राइस है वो कितना हो गया है, 20 से 3 कम हो गया है, यानी 20 से 17 हो गया है, ये प्राइस है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब सस्ती हो जाएगी तो कम रुपए में ज़्यादा चीज़ ले आएंगे, तो जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, यानी 17 से 20 हो गई। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे 3 ज़्यादा यूनिट लेके आप आ रहे हैं अब जब सस्ती होने के बाद, जबकि बोल रहे हैं 3 की वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, इस 20 की बात करूँ यहाँ पे, तो 20 की वैल्यू आ जाएगी 40/3 kg। यही है ना, तो बोला कि 272 रुपये में इतने किलो ला रहा है, तो बोल रहा है कि प्राइस कितनी हो जाएगी। तो देखो, अगर हम प्राइस की बात करें पर केजी की, तो टोटल तो कितना है, 272 रुपये है, और इसमें ला कितना पा रहे हैं हम, 40/3, 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और देखो 4 से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये कितना होगा, 4 से ये 10 टाइम जाएगा 40, और 4 4 6 की 24, बचे कितने, 24 3 32, और ये हो जाएगा ये, और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा इस जीरो का, तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 18, और 8 3 24, यानी 20.4 हो जाएगा, यानी 20.4 हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? देखो देखो, प्राइस 20 से 17 हो गई, तो जो हमारी क्वांटिटी है वो जस्ट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहे वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमारा 6 बचता है। देखो, यहाँ तो ये छोटे नंबर है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो, और 6 बचता है, तो देखो 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 6 150, 6 दे रहा है, 25 अंत 175, 6 दे रहा है, और 25 नम्मा 225, देखो 25 एकम 25 बचे 8, 30 25 75। ठीक है, तो देखो ये सारे केस में 6 दे रहा है, लेकिन ये तो तब बात हो गई जब हमें पता है कि ये छोटे नंबर हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर आ जाते हैं तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना, सिंपली जब सेम रिमाइंडर आता है तो क्या करते हैं, HCF ऑफ, इसका HCF लेते हैं, इस जो HCF को इसमें से घटा देते हैं, यानी जो रिमाइंडर आता है इसको घटा देते हैं। HCF ऑफ 156 - 6, 181 - 6, और यह आ जाएगा 331 - 6। तो हमें HCF लेना है किसका, 156 - 6 150 का, 175 का, और ये कितना आ जाएगा, 325 का। ठीक है, देखो ये आपको पता है कि सब में 25 आ रहा है, 25 से 150, 25 से 175, और 25 से 25 17 175, तो 25 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 इसमें मैक्सिमम कॉमन आ पा रहा है, 26 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि सेंटर ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। ठीक है, हम एक सर्कल बना लेते हैं, व्यास किसका ए बी है, और सी और डी दो ऐसे पॉइंट हैं। देखो, मान लो कि ए बी हमारा क्या है, एक व्यास डायमीटर हो गया, सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो ए बी के दोनों और वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, यानी सी अगर इधर है तो डी कहीं इधर है, सेम साइड पे नहीं है। एंगल सी ए बी 45 है। देखो, सी ए बी सी ए बी, दिस एंगल इज 42 डिग्री। आगे हमें गिवन है जो एंगल ए बी डी है वो 57 है, ए बी डी, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ, दिस वन इज 57 डिग्री। ठीक है, इसको देखो हम यहाँ से मिला देते हैं, और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। अब एक बात बताओ,
देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन है ना रॉन्ग है, इसके लिए आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो रॉन्ग क्यों है, देखो यहाँ इसने पूछा है एंगल सी ए डी और सी बी डी के एंगल में डिफरेंस पूछा है, जबकि यहाँ पे एंगल दिया है। तो इस क्वेश्चन का आपको कंफर्म बोनस मिलेगा, आप इसके लिए ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। पर देख लेते हैं एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा था ये। देखो ये जब हमारा डायमीटर है तो सर्कमफ्रेंस पे 90 बनाएगा, ये वाला हमारा कितना होगा 90 होगा। जब ये 90 है और ये 42 है तो कितना हो गया 9 और 4 13 132 हो गया, बचे कितने 8 140 और कितना हुआ ये 10 यहाँ से बचा ना, 9 और 4 13 132 और 8 140, 48 डिग्री बचा ये। अब देखो ऐसे ये 57 है, ये वाला भी 90 डिग्री बनेगा। तो 9 और 5 कितना हो गया 14 147, 3 से 150 और 30 और बन जाएगा, यानी ये वाला 33 है। तो एक्चुअली ये पूछना क्या चाह रहा था, ये पूछना चाह रहा था एंगल सी ए डी, यानी ये वाला एंगल पूछना चाह रहा था। एंगल सी ए डी ये कितना हो गया हमारा 3 और 2 5 75 डिग्री। और सी बी डी पूछ रहा था, सी बी डी, सी बी डी कितना हो गया सी बी डी हो गया 7 और 8 15, 1 5 और 4 9 और 1 10 105। एक्चुअली पूछने ये थे बट यहाँ पे इसने लिख दिया कि इनका डिफरेंस क्या होगा। तो देखते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन का बोनस मिलना चाहिए, हालांकि जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है उन्होंने कर भी दिया होगा ये, ठीक है। चलो जो भी होगा खैर देखा जाएगा। देखो ये डीआई का क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो, मैं आपको बाद में सॉल्व कराऊंगा डीआई का क्वेश्चन। देखो ये है 10 में एक हमारी इक्वेशन दे रखी है और बोल रहा है कि ए की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है। देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, शायद स्टैंडर्ड वैल्यू पे ना हो। तो ये है 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए माइनस 63 इक्वल टू 0 है। देखो 63 के फैक्टर करने हैं और 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 और माइनस 7, तो 9 7 63 होते हैं, और अगर इनको डिफरेंस करेंगे तो 2, तो ये माइनस का 9 बन जाएगा और प्लस का 7 बन जाएगा, और ये 10 की वैल्यू है, ठीक है। -9 और +7, लेकिन इसने क्या कहा है कि 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारा माइनस नहीं हो पाएगा, तो फिर प्लस ही हो पाएगा। तो 10 ए हमारा कितना है 7 है, 10 क्या होता है हमारा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे कि नहीं, कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और एक 50 का अंडर रूट, 50 का अंडर रूट होता है 5 अंडर रूट। तो देखो सब में 50 में ही लिखा है तो 50 ही लिख देते हैं हम इसको, जो पूछा है वो निकाल लेते हैं अब हम। पूछा है 2 साइन ए, साइन ए के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस प्लस 5 कॉस ए, बेस कितना है हमारा 1 बटे हाइपोटेनस √15। देखो √50 हमारा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 19, 19 बटे √50। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोले कि ट्राइंगल एल एम एन है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, इसमें एल और एन के, ये एल है ये एम है ये एन है। क्या बोल रहे हैं कि एल और एन के समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर ले लिया, इसका एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ये कई पॉइंट पर मिल रहे हैं, मान लो इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इस पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, और जो एंगल बना रहा है 112 बना रहे हैं, ये 112 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एम का मान क्या होगा। आपको पता है जो एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं तो क्या होता है 90 प्लस एंगल m/2, यही तो हमारा 112 होगा, ठीक है। तो यहाँ से एंगल एम कितना आ जाएगा, देखो 10, ये 12 10 22 का डबल 44 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई का है ये। ओके क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बोल रहे हैं कि नाविक है अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला सकता है, यानी एक्स की वैल्यू है 9। आगे बोल रहा है कि वे 9 घंटे में धारा की डायरेक्शन में 44 किलोमीटर, देखो 44 किलोमीटर चल रहा है धारा के डायरेक्शन में, यानी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है 44 किलोमीटर, और अपोजिट डायरेक्शन में 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्स माइनस वाई में, और टाइम ले रहा है 9 आवर, ठीक है। आगे हमें दिया गया है कि वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा, यानी हमें क्या निकालना है 33 किलोमीटर जाना है हमें धारा के डायरेक्शन में, यानी एक्स प्लस वाई, और 28 किलोमीटर जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, और हमें देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स की वैल्यू दी गई है तो यहाँ से वाई हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो
एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। देखो आपको ये पता है ये 9 है, देखो हम बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाता है, तो हमें ये 9 लाना है और ये 9 है, और देखो 44 से कटना चाहिए, यानी अगर y मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, जो y को मैं 2 ले लूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4, और अगर यहाँ y 2 हुआ तो 9 माइनस 2 7, 35/7 5, तो 4 5 9 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 2 हो गई। और ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, और ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। पहले मैंने टाइम से डिस्टेंस कराया है 2020 का, उसमें भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाए, एक में भी क्वाड्रेटिक नहीं बनाई है, ठीक है। तो जब आपके पास y मिल चुका है, आपको x आपको दे रखा था, तो बस सिंपल है, कुछ नहीं है, 33/x प्लस वाई, यानी 9 और 2 11, प्लस 28/x माइनस वाई, x कितना था 9, 9 माइनस 2 7, ठीक है, तो यह आ जाएगा 11 तो या 33 और 7 चौके 28, 3 और 4 मिलके बना देते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि दो व्रत हैं, एक दूसरे को टी पर एक्सटर्नली टच करते हैं। देखो दो हम व्रत बनाने की कोशिश करते हैं, ये एक व्रत है और ये एक व्रत है, ठीक है। ये हमें दे रखा है कि पॉइंट टी पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये पॉइंट टी हो गया हमारा। आगे हमें दिया है आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। आर एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो व्रत को पी और क्यू पर स्पर्श करती है, यानी देखो ये हमारी एक टेंजेंट है जिसका हमें नाम दिया है आर एस, और ये व्रत को टच कर रही है कहाँ पर, ये पॉइंट पी पर और ये पॉइंट क्यू पर, ठीक है। हमें दिया है एंगल जो टी पी क्यू है वो 42 है, टी पी क्यू, देखो इसको यहाँ से मिला देते हैं, अरे यार तो ठीक से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से पूरा सर्कल ही वापस बनाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। देखो ये हमारा था, वैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन की बात कर रहा है। बोल रहा है कि एंगल टी पी क्यू 42 है, यानी ये वाला एंगल हमारा 42 डिग्री दिया है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 42 डिग्री है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जब भी दो सर्कल है, ठीक है, और इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं तो ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, तो जो ये वाला एंगल बनता है यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री, समकोण पर काटते हैं, ये 90 है। अब देखो ये 90 है और ये 42 है, तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 132 हो गया। अब 180 में से 132 जाएंगे तो कितने बचे, 8 यहाँ से बचे और 40 यहाँ से बचे, 48 डिग्री, क्योंकि हमसे यही पूछा है एंगल पी क्यू टू पी क्यू टी, ये वाला एंगल पूछा है, जो कि कितना हो जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। वो डायग्राम ठीक से नहीं बनाया, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे हमसे पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो तो निकल जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं सारी वैल्यू, हमें पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 6.25 प्लस 2 गुणा ए बी बी सी सी ये है 0.52, तो 52 दूनी 104, यानी 1.04 हो गया, ये तो कितना आएगा, ये 6.25 तो ये हो गया, और 1.04 ये हो गया, 5 और 4 9 और ये 2 और ये 729 में हो जाए 2.7, ठीक है। देखो जब हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे इसने एक चीज कही है, वो क्या कहा है कि ए प्लस बी प्लस ही लेस देन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, हमें सिर्फ वैल्यू नेगेटिव ही लेनी है, तो 2.7 आ गया, आप ये गलती से मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिया है कि ये लेस देन 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि है जो 980 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई है 4% की सीआई से। देखो इसका मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ, पहले मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो वैसे तो सेम ही तरीके हैं दोनों, ऐसा नहीं है अलग है। देखो ये बोल रहा है कि 4% रेट है, 4% रेट का मतलब हो गया 1/25, यानी 25 से 26 आ गया पहले ईयर में। दूसरे ईयर में क्या आ जाएगा, 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इंस्टॉलमेंट सेम है, यानी इसको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमें क्या दिया है कि जो ईच इंस्टॉलमेंट है 980 की है, यानी 26 का स्क्वायर, यानी 676 की जो वैल्यू दी हुई है ये हमें 980 दी है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उधार ली गई राशि, यानी 625 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 25 से 150 बचे 15, 25 दूनी 50 और 15 65,
तो ये आ जाएगा 600 600 1200। हमें बेसिकली 1275 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ, 1275 की वैल्यू निकालनी है ना हमें। देखो इसको थोड़ा सॉल्व करने की हम कोशिश करें तो क्या हो सकता है। और 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4 बचे 2, 27, 4 छः 24, 3 36, 4 9 36, और 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौका 16, 2 20, 4 पंजे 20, ठीक है। 5 4 9 और तो 11, ठीक है। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 245169 है, और हमें वैल्यू निकालनी है 1275 की। तो अगर मैं, देखो इसको मैं 170 मान लेता हूँ, जिससे हमारी कैलकुलेशन है थोड़ी आसान बन जाए। यानी जो 169 है इसको मैं 170 मान लूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्योंकि आंसर देखो, क्योंकि गैप बहुत है आंसरों में, बहुत पास नहीं है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो 70 मान लेंगे तो इसको हम काटेंगे किससे, 25 से तो नहीं कटेगा, ये 5 से काट लेते हैं। 5 दिए 15, बचे 2, 15 2 20, 5 चौके 20, 5 से मैं इसको काट लेता हूँ तो 5 चौके 20, तो 4 5 9 45, ठीक है। 17 से ही कटेगा क्या, 17 से 119, और बचे कितने 8, 17 से काट लेते हैं, 17 दूनी 34, 17 से 119 और बचेंगे यहाँ पे 8, 17 पंजे 85, ठीक है। तो 49 गुणा 25 निकाल लेते हैं, उसका आधा कर लेंगे फिर हम, ठीक है। 49 गुणा 25 निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 49 गुणा 3 गुणा 25 कर लेता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो देखो इसको मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 से 3 कम 147, और 25 25 से मैंने किया और 2 से बाद में डिवाइड कर दूंगा मैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको। 25 छः 150, 25 तो 175, 17 और 25 चौको 100, और 17 117, 11 25 एकम 25, 26 2 36, 3675 बटे 2। तो देखो ये आ रहा है 1800 और कितना आएगा, 37 आ रहा है। कुछ थोड़ी हमने मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में शायद, ठीक है। देखते हैं कहाँ मिस्टेक कर दिया। देखो जो भी है हमारा आंसर इससे तो ज्यादा ही आएगा ना 1837 से, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्या लिया था, 169 को 170 लिया है, यानी ज्यादा लिया है हमने। ज्यादा से भाग देने तो आंसर हमारा कम आया, तो 1837 से ज्यादा आंसर आएगा, और आसपास यही हमारा एक ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी देखो ये 2 ईयर के लिए सीआई में एक और तरीका होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि 2 ईयर के लिए शॉर्टकट क्या होता है, मान लो रेट 10% है, ठीक है। अगर 10% रेट है हमारी, तो क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर होता है इंस्टॉलमेंट रेट। क्योंकि 10% कितना होता है, 1/10, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 10 से 11, क्योंकि 10 पे एक ब्याज है, 10 से 11। फिर दोनों का सम लिखते हैं, 10 और 11 21, और यहाँ पे 11 सेम, ठीक है। तो जो ये वाला हमारा कंसेप्ट है, ये हम इसमें ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये कंसेप्ट कुछ नहीं है, इसी से हमने निकाला है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला आपको पता होगा, 3 से 4 साल के लिए हम निकालते हैं, तो सीआई में क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर होता है इंस्टॉलमेंट इंटू 1/1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर 1, प्लस 1/1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, प्लस डेट डेट, ऐसा ऐसे ही चलता जाता है, उससे निकाल सकते हैं हम इसे, ठीक है। इस वीडियो में कंप्लीट इतना ही था, ओके। बाकी आप इसको शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।